ये जो पहला वाला बॉक्स है ना, ये है वर्ल्ड सिस्टम। अब वर्ल्ड सिस्टम हम किसे कहते हैं? वर्ल्ड सिस्टम हम कहते हैं जिसमें कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, और इसके अलावा हमारे पास जो है वो आ जाता है इसके अंदर रीजनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। रीजनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का कहने का मतलब ये है कि वो वाली ऑर्गेनाइजेशन जो रीजनल लेवल पे एग्जिस्ट करती हैं, वो रीजनल पॉलिटिक्स में एक्टिव होती हैं, और उसका एक जो है पूरा इंपॉर्टेंट रोल होता है वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर भी और रीजनल पॉलिटिक्स के अंदर भी। तो गवर्नमेंट्स वहां पे मेंबर स्टेट्स को रिप्रेजेंट करती हैं, उधर प्राइवेट सिटीजन ऑफ अ स्टेट जाके किसी स्टेट को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूरोपियन यूनियन जिसको ईयू कहते हैं, सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, ईसीओ इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये सब हिस्सा हैं इसका अपना क्या कहते हैं रीजनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का। फिर आईएनजीओ देखें, एनजीओ तो आप सब लोगों को पता है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो जो इंटरनेशनल लेवल पर अपना नेटवर्क रखती हैं उनको हम आईएनजीओस कहते हैं। और वर्ल्ड लेवल पर जो ग्लोबल पॉलिसी मेकिंग होती है उनमें इन आईएनजीओस का बड़ा रोल होता है। अगर मैं एनवायरनमेंट या क्लाइमेट की बात करूं तो आईयूसीएन, इंटरनेशनल यूनिवर्स कंजर्वेशन नेटवर्क, एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल एनजीओ है। अच्छा, आईजीओज इंटरनेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में मैंने इधर जगह कम है तो एक यूएनओ लिखा है, लेकिन जहां पर यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के अलावा वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, and the most important because of pandemic WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी आ जाता है, बल्कि हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इधर लिख भी देते हैं। ठीक है जी। अब वर्ल्ड सिस्टम जो है चल रहा है, ठीक है। फिर कुछ टर्म्स हैं, कुछ टर्म्स जैसे कि एक होती है मल्टी पोलर ऑर्डर, फिर एक होती है बाइपोलर ऑर्डर, फिर एक होती है यूनिपोलर ऑर्डर। ठीक है जी। यूनि का मतलब होता है सिंगल, यानी एक। बाय का मतलब होता है दो, और अपने क्या कहते हैं फिर इसके बाद मल्टीपोलर। अच्छा, वैसे एक बात बताऊं मैं आप लोगों को, फोकस, नेचुरल फोकस होना ना अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत होती है। और फिर आपको अपने किसी फ्लॉ का पता चल जाना ना, वो भी बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत होती है। लेकिन हमारे यहाँ जब बता दिया जाए ना फ्लॉ, तो लोग ना उससे फायदा नहीं उठा रहे होते। ठीक। अभी मैं आप लोगों को ये लेक्चर पढ़ा रहा हूँ, इतने सारे मैसेजेस आ रहे थे, मैंने देखूं शायद कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात पूछी जा रही है, तो अभी मैं देख के हैरान हुआ कि जनाब जो लिखा हुआ है, जो परचेज लाइसेंस होता है उसकी लिमिट 100 से ज्यादा होती है। तो जनाब आपकी इतला की अर्ज है, ये भी परचेज लाइसेंस ही है, बट डिफरेंट लिमिट्स के होते हैं। पर दिस इज, ये पेपर में नहीं आना कि आपने परचेज लाइसेंस से लेक्चर अटेंड किया था या नॉन परचेज से, इस लेक्चर पे फोकस करना। और जो लोग हैंड रेज कर रहे हैं क्वेश्चन के लिए, उन्हें मौका दिया जाएगा, लेकिन पहले जरा लेक्चर तो थोड़ा सा सुन लें, तो उनके सवाल फिर सुन लिए जाएंगे। तो मल्टीपोलर का मतलब होता है जब दो से ज्यादा सुपर पावर्स हों तो हम उसको मल्टीपोलर कहते हैं। जब बाइपोलर का मतलब जब दो सुपर पावर, जैसे कोल्ड वार के दौर में होता था, बाई का मतलब दो, यूएसए एंड जो है यूएसएसआर। तो ये जो है अपना क्या कहते हैं बाइपोलर का सिस्टम था। और फिर इसके अलावा हमारे पास है यूनिपोलर। यूनि का मतलब होता है सिंगल। तो सिंगल जो होता है ये हुआ था 1991 में, जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ तो जो है वर्ल्ड बन गई। यूनिपोलर एक डॉन रह गया उस, और उसका नाम था क्या कहते हैं यूएसए। अच्छा, अब सबसे पहला क्वेश्चन स्टूडेंट्स के माइंड में ये आता है कि जनाब वर्ल्ड सिस्टम में और वर्ल्ड ऑर्डर में असल में डिफरेंस क्या है? ठीक, ये बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट इसमें। तो देखिए नीचे वाले बॉक्स में मैंने लिखा हुआ है यूएसए, चाइना, रशिया, ये इस वक्त की वो इंटरनेशनल पावर्स हैं जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, वर्ल्ड इकोनॉमिक अफेयर्स में एक दूसरे के साथ कंपीट कर रही हैं। ठीक है। तो वर्ल्ड ऑर्डर हम ये कह सकते हैं, बिल्कुल सेफली कह सकते हैं, द पावर सीक्वेंस
गौर से सुने, द पावर सीक्वेंस इन द वर्ल्ड सिस्टम इज कॉल्ड वर्ल्ड ऑर्डर। अब पावर सीक्वेंस से मुराद ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर क्या चल रही है वर्ल्ड सिस्टम में। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर का मतलब ये है कि अगर दो से ज्यादा स्टेट्स ग्रेट पावर हैं और पॉलिटिक्स में हिस्सा ले रही हैं तो हम मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर कहेंगे। तो इसका मतलब ये कि पावर सीक्वेंस मल्टीपोलर चल रहा है। इसका मतलब फिर दो सुपर पावर्स होंगी तो उसका मतलब ये होगा कि जो सीक्वेंस है वो बायपोलर चल रहा है। और फिर जो तीन होंगी, सॉरी एक सिंगल होगी तो हम कहेंगे जो पावर सीक्वेंस है यानी जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो यूनिपोलर है। अब फिर सवाल पैदा होता है कि जनाब इस टाइम एक दफा आप कह रहे हैं कि जी चाइना compete कर रहा है, दूसरी तरफ यूएस स्टिल फर्स्ट लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड है एंड बिगेस्ट मिलिट्री है, तो इस वक्त वाला वर्ल्ड ऑर्डर क्या है? यस, एक स्टेज ऐसी आती है कि जब स्टेट्स पूरी तरह से वर्ल्ड पावर सीक्वेंस को चेंज नहीं कर पाती बट ऑन द वे टू चेंज होती हैं। ट्रांजिशन होने वाला होता है बट हुआ नहीं होता। तो इस वक्त दुनिया जिस फेज से गुजर रही है उस फेज में पावर सीक्वेंस जो है अबाउट टू चेंज है, चेंज होने वाला है, हुआ नहीं है। तो इस वक्त वाला वर्ल्ड ऑर्डर पूरा यूनिपोलर यानी सिंगल सुपर पावर वाला भी नहीं है और पूरा मल्टीपोलर भी नहीं है और पूरा बाइपोलर भी नहीं है। टाइम विल टेल अस के आने वाले दिनों में ये बनेगा कौन सा। बट इस सब के बीच में आ गया है कोविड-19। अगर हम इसको इंटरनेशनली जो इसकी प्रोवाइडेड एक्सप्लेनेशन है उसको देखें तो करो COVID नहीं COVID-19, यस कोविड-19 जो हम इसको कहते हैं ओरिजिनेटेड वायरस, क्या बनता है इससे? कोविड। हाँ कोविड है। वैसे ट्रम्प साहब तो कहते हैं चाइना ओरिजिनेटेड वायरस। जी जी जी, हाँ जी, अच्छा ट्रम्प साहब कहते हैं चाइना ओरिजिनेटेड वायरस ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज, जबकि जो WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बता रखा है कोविड का तो वो सी से कुछ और बनता है, अभी मेरे जहन में नहीं है, लेकिन खैर ड्यूरिंग द लेक्चर मेरे जहन में आ जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो कोविड-19 के होने से, इसके आ जाने से, इतनी बड़ी पेंडेमिक के आ जाने से, इतनी बड़ी वबा के आ जाने से अब जो वर्ल्ड ऑर्डर है इसका मतलब आने वाले टाइम में जब ये पेंडेमिक कवर हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, इसका क्या हाल होगा, इसका क्या असर होगा, दिस इज द क्वेश्चन बिफोर अस। तो आई होप वर्ल्ड ऑर्डर और वर्ल्ड सिस्टम का फर्क आपको समझ आ गया है। तो अब हम ये देखते हैं कि जनाब इस वक्त जो है क्या स्टेटस चल रहा है करंट वर्ल्ड ऑर्डर का। तो मैं ये इसको बोर्ड को अभी मैं करता हूँ रब और आपको नई बोर्ड वर्किंग की तरफ, हाँ CO का मतलब है कोरोना, राइट? तो ये जो मुझे जहन में नहीं आ रहा था, थैंक यू। यूएस एज लीडर ऑफ द वर्ल्ड remain unable to come up with a solution or alternate option to deal with this pandemic। अच्छा, यूएसए सोल सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड हम उसको मानते हैं क्योंकि अभी भी वो वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी और वर्ल्ड लार्जेस्ट मिलिट्री है। तो यूएसए ने दुनिया को लीड किया, यूएसए ने दुनिया को लिबरल वैल्यूज के ख्वाब दिखाए, यूएसए ने दुनिया में जंगें की, यूएसए ने दुनिया को नई पॉलिसीज दी। हम जैसे IMF और वर्ल्ड बैंक है तो ये बिल्कुल यूएस ही का ब्रेन चाइल्ड है, इसीलिए हम इसको वॉशिंगटन कंसेंसस भी कहते आए हैं। लेकिन अब क्या हुआ कि 100 तकरीबन कमोबेश 100 साल बाद एक पेंडेमिक आया दुनिया में, ठीक?
तो इस पेंडेमिक के टाइम पे यूएसए की तरफ से दुनिया को कोई लीडरशिप, कोई डायरेक्शन, कोई प्लान ऑफ एक्शन नहीं मिल सका कि अब वर्ल्ड इंस्टीट्यूशंस, अब वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस क्या करें। प्लस चाइना और यूएस की जो रिवलरी है, जो दुश्मनी है, वो भी इस वायरस के आने से कम नहीं हुई। मतलब होता है ना, जैसे क्रिसमस है, ईद है और दूसरे मतलब नेचुरल क्लैमिटीज हैं, कोई जलजला, कोई फ्लड आ गया है, तो एक एक ह्यूमन जो है मर्सी का जेस्चर होता है कि जनाब इस टाइम आपने सियासत नहीं चमकानी, ये जरा मुश्किल वक्त है, तो जरा इसको साइड पे रखा जाए। ऐसा कुछ नहीं हो रहा, वो राइवलरी और इंटेंस हो रही है। चाइना ओरिजिनेटेड वायरस कह रहे हैं सारे इसको। तो इस यूएस से ऐसा क्यों नहीं कर सका? इसका जवाब है एक ही, डोनाल्ड पी जे ट्रंप। यानी अगर ट्रंप साहब जैसा बंदा लीडर ना होता, यूएसए का प्रेसिडेंट ना होता इस टाइम, तो शायद यूएसए इस वक्त इस क्राइसिस को लीड कर रहा होता जिस टाइम पे ये क्राइसिस सामने आया है। अच्छा, अब हम बिल्कुल 100 साल पीछे जाएं तो हमारे पास 1918 में एक जो है पेंडेमिक नजर आती है, और उस पेंडेमिक का नाम है स्पेनिश फ्लू। ठीक, अब स्पेनिश फ्लू जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 18 में खत्म हुई, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो वापस आ रहे थे अपना क्या कहते हैं फौजी, वो अपनी जो है आए तो उनसे ये लगा लोगों को, और अपना इससे काफी ज्यादा नुकसान हुआ। तो उस दौर में लीग ऑफ नेशंस अभी नई नई बनी थी बिल्कुल, यानी दुनिया को पहली वर्ल्ड लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन मिली थी जहाँ पे वर्ल्ड लीडर्स और स्टेट्स एक कॉमन वॉइस के साथ जा सकते थे। तो उसने बहरहाल अच्छा काम किया और उसने इंटरनेशनल कोऑपरेशन जनरेट किया। तो अब असूली तौर पे देखा जाए तो इस वक्त भी जो कोविड 19 है, इस वक्त भी ग्लोबल कोऑपरेशन की जरूरत थी। ठीक है, लेकिन ग्लोबल कोऑपरेशन अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सका। ये मैंने क्रॉस लगा दिया। क्यों नहीं हो सका? एक अच्छा, एक बड़ा प्यारा आर्टिकल आया था वॉशिंगटन पोस्ट में, उसमें क्या था, मतलब मुझे किस तरह से वो एकदम अच्छा लगा, और फिर मैंने पढ़ा तो और भी अच्छा लगा। वो इस तरह था कि ये जो मास्क हम पहनते हैं ना चेहरे को जरासीम से बचाने के लिए, स्पेशली इन द एज ऑफ कोविड, वो मास्क बने हुए थे बहुत सारे, और उन मास्क के ऊपर ना कंट्रीज के, डिफरेंट कंट्रीज के फ्लैग्स बने हुए थे। और क्या जबरदस्त पंच लाइन थी, हमने कहा था कि जनाब जो कोविड 19 है ये रिक्वायर करता है सोशल डिस्टेंसिंग, मतलब लोग जरा दूर दूर बैठें ताकि जरासीम ना लगे और उससे ये वबा ज्यादा लोगों तक ना फैले। लेकिन ये पेंडेमिक का टाइम ये डिमांड नहीं करता कि ग्लोबल डिस्टेंसिंग होना शुरू हो जाए। तो वो जो झंडों वाला, फ्लैग्स वाला इमेज था, वो बताना ये चाह रहा था कि नीड ऑफ द आवर है इंटरनेशनल कोऑपरेशन, बट अनफॉर्चुनेटली इस वक्त हर स्टेट अपने मुंह पे काम कर रही है। तो उसने मास्क के ऊपर फ्लैग बना के ये बताने की, ये समझाने की कोशिश की कि अनफॉर्चुनेटली जिस टाइम में ये कोविड 19 की पेंडेमिक वबा सामने आई है, उस टाइम इंटरनेशनल कोऑपरेशन नहीं हो पा रहा। ठीक है जी। अच्छा, अब ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा? ये भी वर्ल्ड ऑर्डर का ही प्रॉब्लम है कि बड़ा अजीब डिफ्यूज्ड किस्म का, फुसफुसा सा, कंफ्यूज सा वर्ल्ड ऑर्डर चल रहा है। पावर सीक्वेंस डिस्टर्ब्ड है। जैसे अपना क्या कहते हैं, जो हासिदीन आपस में लड़ते हैं, तो उस तरह की टॉन्टिंग पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स चाइना और यूएस से एक दूसरे के लिए आ रही हैं, बट देयर इज नो वे आउट। लेकिन ऐसा क्यों है? अब हम उस क्यों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो फिर मैं बोर्ड पे ड्राइंग्स क्लियर करता हूं और आपको बताता हूं कि ऐसा क्यों है। एक तो उसकी वजह है मल्टीपल पावर सेंटर्स emerged in
द वर्ल्ड। अच्छा, अब मल्टीपल मैं बना भी देता हूं इधर ताकि आपको आसानी रहे। एक बहुत बड़ा सेंटर, पावर सेंटर जो डॉन बन के सामने आया, उसका नाम है EU। अच्छा, फिर यूके में अलग से लिख रहा हूं, क्यों अलग से लिख रहा हूं ये अभी आपको थोड़ी देर में बता दूंगा। फिर जनाब कैसे हम भूल सकते हैं यूएसए को, ठीक है, द सोल सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड। फिर जनाब क्या है, रशिया, रशिया, और फिर आवर लव चाइना। अच्छा, रीजनल लेवल पे देखें हम तो रीजनल लेवल पे आपको टर्की, और फिर आपको ईरान, फिर आपको सऊदी अरेबिया, और अगेन अनदर आवर लव, जिसने आज ही लाइन ऑफ कंट्रोल पर यूएन पीस कीपिंग जो मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप है उसकी गाड़ी पे फायरिंग भी करती है, इंडिया। ठीक, ये हैं नीचे वाले जो हैं, ये हैं रीजनल पावर सेंटर्स न्यू जो इमर्ज हुए हैं, और जो ऊपर वाले हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे हैं। और उसमें नया क्या है, एक नया है यूरोप, और एक बाउंस बैक करके नया आया है चाइना। बाउंस बैक नहीं, बस पीसफुल राइज ऑफ चाइना। बाउंस बैक इसने किया है, डॉन की री एंट्री हुई है, उसका नाम है अपना रशिया अंडर प्यूटिन। और यूके हमने क्यों इधर लिखा है वो अभी मैं बताता हूं। तो इन्होंने भी, मतलब यूके को लगता था कि यूरोपीय यूनियन के साथ रह के वो एक गुलामी की जिंदगी गुजार रहे हैं, हालांकि उनका माजी तो बड़ा ही जबरदस्त है, वो तो दुनिया को गुलाम बनाया करते थे। तो बिल आखिर उन्होंने जो है, शायर लुधियानवी का शेर है ना बहुत अच्छा, ताल्लुक रोग बन जाए तो उसका, नहीं, ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसका तोड़ना बेहतर, तारुफ रोग बन जाए तो उसका भूलना बेहतर, वो अफसाना जिसमें जिसका इख्तिताम होना मुमकिन उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। तो वो खूबसूरत मोड़ जो आया है उसका नाम है ब्रेग्जिट। ठीक है जी, और इस खूबसूरत मोड़ पे अमल दरामद शुरू हो जाएगा कब से, 31 दिसंबर से। यानी 31 दिसंबर के बाद, यानी 31 दिसंबर 2020 के बाद जब होएगा 1 जनवरी 2021, तो फिर यूके, यूनाइटेड किंगडम पाबंद नहीं होगा यूरोपीय यूनियन के लॉज का। तो दैट मीन्स यूके की एक अपनी हैसियत फिर यूरोप में अलग से होगी, क्योंकि आज भी यूरोप की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर यूके है, आज भी यूरोप की एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमी यूके है, और अपनी प्रीवियस कॉलोनियल लेगेसी की वजह से भी यूके का एक वर्ल्ड पॉलिटिक्स में स्पेशल स्टेटस अभी भी एग्जिस्ट करता है। प्लस ये कि जब यूरोपीय यूनियन में यूके था तो यूके एक ब्रिज था बिटवीन यूएस एंड यूरोपीय यूनियन, तो ताल्लुकात अच्छे रहते थे, और उसको कहा जाता था नेटो की जबान में ट्रांस एटलांटिक सिक्योरिटी, ट्रांस एटलांटिक कोऑपरेशन। अब मसला ये है कि एक तरफ ट्रंप साहब को खर्चा बहुत याद आता रहा है कि नेटो में हम पैसे डाल डाल के थक गए, यूरोपियंस को हम खिला खिला के थक गए, राइट, तो अब हमने ज्यादा नहीं कंट्रीब्यूट करना। लेकिन दूसरी तरफ वही यूरोपीय यूनियन जो एक रीजनल बॉडी थी वो अब इंटरनेशनल एक्टर बन के सामने आ गए। यानी आप इससे अंदाजा लगाएं कि एक है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स चार्टर फॉर द वर्ल्ड, और एक है यूरोपियन ह्यूमन राइट्स कोड ऑफ कंडक्ट। एक तरफ है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के दिए हुए ट्रेड लॉज, और दूसरी तरफ यूरोपीय यूनियन के दिए हुए ट्रेड लॉज बिल्कुल अलग हैं। और अपना क्या कहते हैं, ये जो ये इसमें था, जो आपको जीएसपी प्लस स्टेटस मिला था पाकिस्तान को, ये हमें मिला था यूरोपीय यूनियन से, यानी उनके ट्रेड लॉज के अकॉर्डिंगली। तो यूरोपीय यूनियन, यूरोप एक नया पावर सेंटर बन के इमर्ज हुआ है। लेकिन मसला ये है कि इन न्यू पावर सेंटर्स में और जो रीजनल लेवल पे पावर्स हैं, इनके दरमियान अभी तक कोई मुत्तफिका फार्मूला पावर शेयरिंग का, पॉलिसी मेकिंग का नहीं तय हो पाया। जब वो नहीं तय हो पाया, अभी ये लोग इसी कश्मकश में थे, और इसी दौरान ट्रंप साहब के आने के बाद यूएस चाइना रिवलरी जो है वो पीक पे आ गई थी।
तो उस पीक पे आई हुई यूएस चाइना राइवलरी से जो है हुआ ये कि बीच में हुआ ये उससे कि यूएस चाइना टेंशन बढ़ गई और बीच में आ गया कोविड-19। तो इस वजह से वर्ल्ड लीडर्स मतलब यूएसए कोई पॉलिसी नहीं दे पाया। अच्छा, यूएसए नहीं दे पाया तो बाकी क्यों नहीं दे पाए? क्योंकि मल्टीपल पावर सेंटर बन गए, कोई एक पावर सेंटर नहीं है या कोई दो स्टैब्लिश्ड पावर सेंटर नहीं है। अब चाइना बिल्कुल वैक्यूम फिल करना चाहता है जो यूएसए ने छोड़ा है, राइट? या जो ट्रंप के अंडर यूएसए नहीं कर पाया जो उसे करना चाहिए था फॉर द वर्ल्ड इन द एज ऑफ पेंडेमिक। लेकिन एक तरफ जो यूएस के स्टेट इंस्टीट्यूशन है वो चाइना को इंग्रेस नहीं करने दे रहे और दूसरी तरफ ट्रंप रजीम कोई पॉलिसी नहीं दे पा रही। सो दैट इज व्हाई अनफॉर्चुनेटली अभी तक चंद एक कॉन्फ्रेंसेस तो हुई हैं, लेकिन जो है इंटरनेशनल लेवल पर कोई बड़ा प्लान छाक आउट नहीं हो पाया फॉर दिस टू डील हाउ टू डील विद पेंडेमिक। उल्टा जो एक प्राइम इंस्टीट्यूशन दुनिया के लिए बनाया गया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है, तो उस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके उसके ऊपर बड़ी तनकीद की। उसको ब्लेम किया गया कि चाइना ने इसको ओवर इन्फ्लुएंस कर लिया हुआ है और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन समेत तमाम जितने मल्टीलेटरल इंटरनेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपनी साख बहाल करने के लिए, अपनी साख बचाने के लिए, अपने वजूद का एहसास दिलाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। उनको इन सुपर पावर्स की, ग्रेट पावर्स की कोई सपोर्ट नहीं है। तो ये वो सारी वजूहात हैं जिसकी वजह से यूएसए नहीं कोई पॉलिसी दे पाया और मल्टीपल पावर सेंटर्स होने की वजह से जो बाकी स्टेट्स हैं वो भी कोई पॉलिसी लेआउट सामने नहीं लेकर आई। तो इस माहौल में अब जब 20 जनवरी 2021 को प्रेसिडेंट जो बाइडेन लेंगे ओथ, तो उनके कंधों पर बोझ आ गया है बहुत ज्यादा। अब उनसे एक्सपेक्ट क्या किया जा रहा है? उनसे एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है किससे? जो बाइडेन से। जो बाइडेन से ये जो बाइडेन से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो चाइना के साथ, चाइना एंड रशिया के साथ एक विन विन इक्वेशन डेवलप करेंगे। यानी यूएसए का जो पावर स्टेटस है, यूएसए का जो ग्लोबल लीडर स्टेटस है, वो कॉम्प्रोमाइज ना हो और एट द सेम टाइम चाइना और रशिया के साथ एटलीस्ट वर्ल्ड लेवल पर कुछ पॉलिसी मेकिंग में इस तरह का हार्मोनियस रिलेशन डेवलप कर लिया जाए जिसपे वो भी एग्रीड हो, यूएस भी एग्रीड हो, पावर स्टेटस भी कॉम्प्रोमाइज ना हो और यूं वर्ल्ड को एक नई लीडरशिप मिले और इस पेंडेमिक और पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड को एक डायरेक्शन में ले जाया जा सके। अब ये टाइम विल टेल अस कि बाइडेन ये कर पाते हैं नहीं, लेकिन उससे एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है। फिर मजीद क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है? मजीद ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि टू रिस्टोर द स्पिरिट ऑफ ट्रांस एटलांटिक सिक्योरिटी एंड cooperation, to restore the spirit of transatlantic security and cooperation। अब transatlantic security and cooperation क्या है ये मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। अच्छा, हम तो 16 दिसंबर को पाकिस्तानी इसलिए याद कर रहे होते हैं ना कि सुकूत ढाका, डिबेकल ऑफ ढाका था, राइट? भाई इंटरनेशनल रिलेशंस के जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनके लिए 16 दिसंबर जो है वो नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की एनिवर्सरी है, उसकी एक किस्म का बर्थडे है। और नेटो हो गई पूरे 75 साल की। कब ये हुई? 2019 में, 16 दिसंबर 2019 को।
तो इस हिसाब से देखा जाए तो नेटो के, और नेटो में यानी यूरोप और यूएस के जो स्टेट्स के ताल्लुकात हैं ये भी रिवाइज होने हैं, प्लस ये कि नेटो का आगे रोल क्या होगा ये भी देखना पड़ेगा, प्लस ये कि नेटो एक पोटेंशियल क्वेश्चन बन जाता है, आईआर के पेपर 1 और 2 किसी में भी ये पूछा जा सकता है। टू रिस्टोर द स्पिरिट ऑफ ट्रांस अटलांटिक सिक्योरिटी, यूरोपीय यूनियन जैसा कि मैंने आपको कहा कि बहुत इस वक्त एक पावरफुल रीजनल इंटरनेशनल एक्टर बन चुका है, तो नाउ दे आर थिंकिंग व्हाई वी शुड हुक आवरसेल्व्स फॉर आवर सिक्योरिटी फ्रॉम यूएस थ्रू नेटो। वो अभी ऐसा सोच रहे हैं और इसके लिए ये सोच रहे हैं क्या करना चाहिए। तो ऐसे में जर्मनी से जो यूएसए के ट्रूप्स स्टेशन थे फॉर ट्रांस अटलांटिक सिक्योरिटी, वो ट्रंप साहब ने विड्रॉ करवा ली। थोड़े से थे लेकिन उनकी एक सिंबॉलिक वैल्यू बहुत ज्यादा थी। तो अब ट्रंप बाइडेन साहब पे ये जिम्मेदारी है कि वो यूरोपीय यूनियन के साथ जो कि एक पावरफुल एक्टर बन चुका है उसके साथ नया रिलेशनशिप का इक्वेशन कैसी डेवलप करते हैं कि अगेन यूएस लीडिंग पोजीशन में भी रहे और यूरोप उसका साथ भी दे, और बिल्कुल उस तरह साथ दे कि जब यूएस कोई एग्रीमेंट इनिशिएट करता था तो सारा यूरोप यूएस के पीछे होता था, और अगर यूएस किसी एग्रीमेंट से स्टेप आउट करता था तो पूरा यूरोप भी स्टेप आउट करता था। बट अनफॉर्चुनेटली ड्यूरिंग द ट्रंप रेजिम ये नहीं हो सका। और सिर्फ ट्रंप को मत देखें, यूएसए इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट बिकॉज इट इज अ सुपर पावर, दैट्स व्हाई सुपर पावर लीड्स द वर्ल्ड ऑर्डर। तो यूएसए की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे आ रहा होता है। तो देखते हैं कि बाइडेन साहब यूरोप से ताल्लुकात कैसे बहाल कर पाते हैं। अच्छा जी, फिर 3 चैलेंजेस, रशिया भी एक चैलेंज, प्लस अफगान पीस प्रोसेस भी एक चैलेंज, और मिडल ईस्ट जो कि मिडल ईस्ट बन चुका हुआ है, उधर फसाद है कि खत्म होने का नाम नहीं लेता। तो ये भी चैलेंजेस मौजूद हैं जो बाइडेन के लिए। अब आप फिर सोच रहे होंगे बात हम कोविड-19 की कर रहे हैं, इधर हम जो बाइडेन के चैलेंजेस को लेके बैठ गए हैं। तो कहने की बात ये है कि कोविड-19 का जो सवाल है वो वर्ल्ड ऑर्डर के साथ कनेक्ट होके आएगा, और जब वो वर्ल्ड ऑर्डर के साथ कनेक्ट होके आएगा तो आपको ये वाली साइड लाइन चीजें भी पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि ये आपको लिखते वक्त जरूरत पड़ेगी, इसलिए बताना जरूरी है। लेकिन ये जो ऊपर ऊपर मैंने लिखा है ना, चाइना, रशिया और यूरोप, ये वाले 2 काम तो करना इसलिए जरूरी है कि अगर इंटरनेशनल लेवल पे कोई एक कॉमन पॉलिसी देनी है ना रिगार्डिंग पेंडेमिक या आने वाले टाइम में पेंडेमिक्स को रोकने के लिए वगैरह वगैरह, तो फिर उसके लिए ये दोनों काम जो बाइडेन को करके दिखाने पड़ेंगे। तो अब देखते हैं कि वो अपनी पॉलिसीज में क्या लेके आते हैं। तो ये है। अब आगे मैं कुछ और इसके जाविये आपको बताता हूँ। मैं बोर्ड क्लियर करने लगा हूँ। अच्छा, एक कुछ टर्म्स हैं जो आपके कानों में बहुत ज्यादा पड़ती हैं ऐसे टॉपिक्स को पढ़ते हुए। एक होता है रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर, एक होता है लिबरल ऑर्डर, फिर एक होता है यूनिपोलर ऑर्डर, फिर एक होता है असर्टिव चाइना एंड डिसरप्टिव रशिया, फिर एक टर्म होती है रिवीजनिस्ट। देखिए, अब प्रॉब्लम शायद आईआर वालों का नहीं है, प्रॉब्लम उनका है जिनका आईआर नहीं है और उन्होंने करंट अफेयर या एसए के पेपर में ये चीजें कन्फ्रंट करनी है। तो ये टर्मिनोलॉजीज, ये जार्गन्स नहीं पता होंगे तो आप तब तक जो है इससे फायदा नहीं उठा सकते इस क्वेश्चन से। रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर किसको कहते हैं? रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर कहते हैं जो पोस्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर वर्ल्ड है ना, उसको कहते हैं रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर। अब ये क्या बोला है रूल बेस्ड? देखिए, 20th सेंचुरी जो थी ना, बड़ी इंपॉर्टेंट सेंचुरी थी, और 20th सेंचुरी 100 साल 1900 से लेके
31 दिसंबर 1999, और उसके बाद 20 साल 21st सेंचुरी के, ये 120 साल बन जाते हैं। इन 120 सालों में दुनिया इतनी तेजी से बदली है कुछ इवेंट्स की वजह से कि आपकी सोच है। यानी इवेंट नंबर 1 वर्ल्ड वॉर 1, इवेंट नंबर 2 वर्ल्ड वॉर 2, लेकिन उसके बीच में भी दो बड़े इवेंट हुए। एक इवेंट ये हुआ कि 1918 में स्पेनिश फ्लू के नाम से एक पेंडेमिक आई, और दूसरा इवेंट क्या हुआ 1929 में ग्रेट डिप्रेशन, आलमी कसाद बाजारी, जिसने तबाही फेर दी यूरोप और अमेरिका में इकोनॉमी की, और उससे अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी बहुत बढ़ गई। उसके बाद क्या होता है कि वर्ल्ड वॉर 2 हो जाती है। वर्ल्ड वॉर 2 एंड होती है तो उसका एंड होता है न्यूक्लियर वेपन्स की एडवेंट के साथ। अच्छा, फिर यूएस ने बनाया, तो फिर रशिया ने, फिर यूके ने, फिर फ्रांस ने, फिर चाइना ने, फिर इंडिया ने, फिर पाकिस्तान ने, फिर इसराइल ने, वगैरह वगैरह, ये सिलसिला चल निकला। अच्छा, फिर इसी दौरान वर्ल्ड ऑर्डर बदल गया। अब देखें, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड होने पे वर्ल्ड ऑर्डर काफी बदला। अगर उसकी हम पावर डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं तो बायपोलर वर्ल्ड ऑर्डर था, यानी यूएसए और यूएसएसआर दो सुपर पावर्स। अच्छा, हम उसको रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर क्यों कहते हैं पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर को? हम इसलिए कहते हैं कि इतनी बड़ी जंगें, इंसानी तारीख जो 10,000 साल की, जो 10,000 ईयर्स की रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, उसके अंदर इतनी वॉर्स कभी हुई ही नहीं, ड्रास्टिक किस्म की, डिस्ट्रक्टिव किस्म की, कैटास्ट्रोफिक किस्म की, जिसने इंसानों की और इंफ्रास्ट्रक्चर की बेपनाह तबाही की हो। तो डर गए सारे कौम, और हुई दोनों यूरोप में थी, तो यूरोप वाले ज्यादा डरे हुए थे। तो उन्होंने बेतहाशा ट्रीटीज इंटरनेशनल लेवल पे, जो 2 से ज्यादा स्टेट्स के दरमियान थी, बेतहाशा कन्वेंशंस जो मल्टीलेटरल थी, यानी 2 से ज्यादा स्टेट्स के दरमियान थी, बेतहाशा एग्रीमेंट्स, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ और उसका बनना, और सारा कुछ, यानी इतने सारे काम ब्लैक एंड व्हाइट में इन राइटिंग लिखी है कि दुनिया को अब ऐसे चलना चाहिए, स्टेट्स को ये करना है और वो नहीं करना, डूज एंड डोंट्स क्या हैं स्टेट्स के, ये हुआ। तो ऐसा हो जाने को हम रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर कहते हैं। अच्छा देखिए, यूएनओ आई तो यूएनओ का चार्टर, इसी तरह से इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स चार्टर 1948, इसी तरह से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, इन सब के अपने अपने चार्टर्स मौजूद है। तो जो चीज लिखी हुई होती है ना, उसको हम रूल कहते हैं आईआर की जुबान में। तो इसलिए उसको रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर कहा जाने लगा। और इस रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर की हिमायत, सपोर्ट का झंडा किसने उठाया? यूएसए ने। वैसे बनाया सबने था, उसमें रशिया चाइना भी शामिल थे, फ्रांस भी शामिल, लेकिन झंडा किसने उठा लिया? यूएसए ने। और झंडा मैं उठाऊंगा या वो उठाएगा रशिया, इस पे लड़ाई चलती रही, जिसको हम कहते हैं कोल्ड वॉर। आजकल ठंड बहुत है, मुझे खांसी भी आ रही है, तो ये मत समझें कि कोल्ड वॉर ठंड में हुई थी। कोल्ड वॉर इसलिए कहते थे कि ये दोनों न्यूक्लियर पावर्स थी, और न्यूक्लियर वेपन्स रखने के की वजह से दोनों की फोर्सेस आईबॉल टू आईबॉल डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में पूरे 44 साल, 44 इयर्स, 45 से लेके 1991 तक नहीं आई। एक इवेंट था क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जो 1962 में हुआ, दैट कुड हैव ट्रिगर थर्ड वर्ल्ड वॉर, दैट कुड हैव ट्रिगर न्यूक्लियर वॉर बिटवीन दीज टू सुपर पावर्स, लेकिन बचत हो गई। दोनों को जरा होश आ गया और डिप्लोमेसी वर्कड आउट। तो इसलिए इसको कहते हैं कोल्ड वॉर। अब लिबरल ऑर्डर क्या कहते हैं? यूएसए कहता था कि दुनिया में डेमोक्रेसी होनी चाहिए। जब डेमोक्रेसी होगी, रूल ऑफ लॉ होगा, लोगों को फंडामेंटल राइट्स मिलेंगे, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की रिस्पेक्ट की जाएगी, तो उन पे ट्रस्ट किया जाएगा, जिसको हम इंटरनेशनलिज्म कह सकते हैं। तो इससे एक पीस मेंटेन होगा पूरे वर्ल्ड में, और उसको हम कहेंगे लिबरल ऑर्डर, क्योंकि लिबरलिज्म की वैल्यूज यही है। अब लिबरल ऑर्डर के रास्ते में एक रुकावट है, और उस रुकावट का नाम है यूएसएसआर। तो रोनाल्ड रेगन वाज द फर्स्ट, नहीं रोनाल्ड रेगन नहीं, जिमी कार्टर जो उससे पहले वाला था, उसने कहा था इविल एम्पायर। किसको? यूएसएसआर को।
तो इविल एम्पायर से जान छूट गई 1991 में। लेकिन ये जो चीजें मैंने इधर लिखी हैं, डेमोक्रेसी तो दुनिया में आई पर उससे वर्ल्ड पीस भी मेंटेन नहीं हुआ, रूल ऑफ लॉ भी मेंटेन नहीं हो सका, लोगों को मुआशी खुशहाली भी नहीं मिल सकी, और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन की तो ऐसी तैसी यूएसए ने खुद भी की। ये वो कहते हैं ना उर्दू में ताकत का नशा, तो इंग्लिश में कहते हैं लस्ट ऑफ पावर, उसकी वजह से। और जिसकी बेहतरीन मिसाल एग्जाम्पल क्या है, 2003 मार्च में जो इराक के ऊपर उन्होंने अटैक किया WMDs की वजह से, वो बिल्कुल यूएन अथोराइज नहीं था, उन्होंने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को बाईपास किया था। तो बहरहाल लिबरल ऑर्डर की बात हो रही थी। अब यूनिपोलर ऑर्डर, ये मैं पहले आपको बता चुका हूं कि सिंगल सुपर पावर हो तो उसको यूनिपोलर ऑर्डर कहते हैं, मजीद इस पे बात नहीं करूंगा। अब बात ये हो रही है कि जनाब वेस्ट में ऐसी थिंकिंग, ऐसी सोच एनालिस्ट के दरमियान पाई जाती है कि चाइना का असर्टिव बिहेवियर, यानी चाइना नई डिक्टेशन दे रहा है दुनिया को, ऐसे नहीं काम ऐसे करो, मैं ये नहीं होने दूंगा, मैं वो नहीं होने दूंगा, ये प्लस रशिया का डिसरप्टिव बिहेवियर। डिसरप्टिव क्या होता है? मिसाल के तौर पे आप टेलीविजन देख रहे हैं, कोई अचानक बीच में से गुजरेगा तो ये डिसरप्शन है। अच्छा, आप काम कर रहे हैं, एक मक्खी आपको और तंग करती है तो ये डिस्ट्रप्शन है, ठीक है। अच्छा, आप शोर बहुत हो रहा है और उसकी वजह से पढ़ नहीं पा रहे, लिख नहीं पा रहे, ये डिसरप्शन है। तो डिसरप्शन ये कि जो काम दुनिया के स्मूथ चल रहे थे अब वो स्मूथ नहीं चल पा रहे ड्यू टू रशियन बिहेवियर। तो वेस्टर्न थिंकर जो हैं वो कहते हैं कि जी लिबरल ऑर्डर और रूल बेस्ड ऑर्डर ये दोनों अपने घुटनों पे ऑन इट्स नीज हैं। और इसकी एक वजह तो है कि चाइना जैसी पावर का पीसफुल राइज हुआ है, ऊपर आई है और एशिया से है। और दूसरा ये कि रशिया जो पुरानी पावर थी उसने कम बैक किया है और वो चीज़ों में रुकावटें डाल रही है, डिसरप्टिव एटीट्यूड है। और फिर इन दोनों को ट्रंप साहब ने नेशनल डिफेंस स्ट्रेटजी एंड नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी, जो दो उसने डॉक्यूमेंट्स अपने दौर में जारी किए सरकारी, उसमें उसने कहा कि जनाब यूएसए को अब फंडामेंटल इस्लाम से कोई थ्रेट नहीं है, नॉन स्टेट एक्टर से कोई थ्रेट नहीं है। सबसे बड़ी थ्रेट अगर यूएसए को है तो दो रिवीजनिस्ट पावर्स हैं, एक का नाम चाइना और दूसरे का नाम रशिया। तो रिवीजनिस्ट पावर क्या होती है? यानी वो पावर जो वर्ल्ड ऑर्डर को, या जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, या जो सीक्वेंस ऑफ पावर है, उसको चेंज करने की सलाहियत और ख्वाहिश रखती है। तो ये वाली चीजें आप पसंद करें या ना करें, जब भी आप चाहे कोविड-19 से रिलेटेड वर्ल्ड ऑर्डर पढ़ेंगे या कोविड-19 को माइनस करके पढ़ेंगे, ये वाली टर्मिनोलॉजीज आपको कन्फ्रंट करनी पड़ेंगी। और इसका बैकग्राउंड जब तक आपको नहीं पता होगा तब तक आपको कोई फायदा नहीं, जो मैंने आपको अभी बता दिया है। अच्छा, अभी हम ये देखते हैं कि इस कोविड ने अब तक इम्पैक्ट क्या डाला है, और फिर अब जो है हमें मतलब वर्ल्ड नीड्स टू बी डन, तो ये अभी हम देख लेते हैं। पहली बात तो ये है कि इकोनॉमिस्ट मैगजीन का नाम आपने सुना होगा। तो इकोनॉमिस्ट मैगजीन के अकॉर्डिंगली 500 मिलियन जो एम्प्लॉइज हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, दे लॉस्ट देयर जॉब्स। ठीक है जी। अच्छा, फिर दूसरी बात यह है कि इस वक्त कौन से चैलेंजेस हैं जो हाईलाइट हुए हैं। सबसे बड़ा चैलेंज ये कि ग्लोबल गवर्नेंस फ्रेजाइल हो गई है। फ्रेजाइल मीन वीक, बिल्कुल मतलब वीक हो गई है, हिल जाएगी, खत्म हो जाएगी, और डिजमल हो गई है, मध्यम हो गई है। अब आप बोलें ग्लोबल गवर्नेंस क्या है, तो भाई वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, और ये सारी चीजें जो हैं ये क्या हैं, ये मतलब इनकी जो वर्किंग है, ये जो इंटरनेशनल लेवल पे पॉलिसीज बनाती है और उसको इम्प्लीमेंट और इन्फोर्स करती हैं, तो G20 ये करता है, G7 ये करता है, ये सब ग्लोबल गवर्नेंस ही है। और ग्लोबल गवर्नेंस क्यों फ्रेजाइल हो गई कि कोविड आया, इसने अब तक दुनिया में कोई 17 लाख लोगों की डेथ हो चुकी हुई है,
और इससे मुतासर होने वाले लोग 5 करोड़ 8 करोड़ तक पहुंच चुके होंगे पूरी दुनिया में। और यूएसए जो लीडिंग सुपर पावर है, जो सोल सुपर पावर है, जो कहता था ये चाइना ओरिजिनेटेड वायरस है, सबसे ज्यादा अफेक्टेड लोग यूएस में, सबसे ज्यादा डेथ्स यूएस ही में रिपोर्ट हुई हैं। वैक्सीन अब आई है, लेकिन वैक्सीन की मैस प्रोडक्शन अभी होनी है यूएसए में, यूके में, चाइना में। लिमिटेड स्केल पे अभी तक वैक्सीन को यूटिलाइज किया जाने लगा है। It will further take 6 months of 2021 to settle and and vaccine availability of vaccine across the world, और कौन सी वैक्सीन इफेक्टिव है और कौन सी नहीं है। तो कहने की बात ये कि जो सही वर्ल्ड ऑर्डर के ऊपर इम्पैक्ट सामने आएगा, जिसकी वजह से पॉलिसीज बदलेंगी, तो वो आएगा जून के बाद। मतलब अभी देखे ना, यूएन यूएन को बने हुए 75 इयर्स पूरे हो गए। कब पूरे हो गए? इस साल 2020 जुलाई में। लेकिन ये साल पहला ऐसा साल था जब यूएन की एनुअल समिट सितंबर में जो होती है वो वर्चुअल हुई, यानी ऑनलाइन तकरीरें हुई वीडियो लिंक से। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक। अच्छा, फिर इस यूएन ने खुदा खुदा करके अब होश आया कि यूएन जनरल असेंबली का एक स्पेसिफिक स्पेशल सेशन हुआ पेंडेमिक की वजह से, वो अभी हुआ है अपना कोई पिछले महीने नवंबर में हुआ है, राइट। दो चीजें होंगी। तीसरी चीज ये कि अगले साल जो यूएन की मीटिंग होगी सितंबर वाली 76th जो मीटिंग होगी, उस 76th मीटिंग के अंदर उस 76 मीटिंग के अंदर मेरे ख्याल से ऐसी तकारीर, ऐसी स्पीचेस वर्ल्ड लीडर्स की तरफ से, शी जिनपिंग की तरफ से, बाइडन की तरफ से, अर्दगान की तरफ से, इमरान खान की तरफ से आएंगी कि जिससे आने वाले दौर में इंटरनेशनल पॉलिसी और ग्लोबल गवर्नेंस के खदोखाल सामने आएंगे। तो आप ये मत समझें कि बस 2021 में अगर वायरस थोड़ा सा लोअर डाउन होएगा तो अल्लाह अल्लाह खैर से हो जाएगा, नहीं। मतलब क्या कहते हैं, 2021 के भी अगस्त के बाद से सितंबर से ऑनवर्ड्स कुछ पता लगेगा क्या पॉलिसी बनने जा रही है, इम्पैक्ट का पता लगेगा। अभी मैंने एक मैसेज देखा कि जी ये कोरोना वायरस है या बायोवार है। असल में हम पाकिस्तानी ही ना रहते हैं और इंजॉय करते हैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को। तो मैं तो क्या, दुनिया का कोई एनालिस्ट इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है कि वो ये कह सके कि ये मैन ओरिजिनेटेड वायरस है या ये अपना क्या कहते हैं नेचुरल एक पेंडेमिक थी जो डिजीज बन के आई। लेकिन अगर ये मैन ओरिजिनेटेड है तो ये भी हमें कहीं जाके 2021-22 में पता चलेगा। आप देखें ना, वो पिछले हफ्ते क्या खबर ज्यादा रही कि यूरोपीय यूनियन के एक तहकीकाती इदारे डिस इंफॉर्मेशन लैब ने इंडिया का श्रीवास्तव नाम का एक नेटवर्क पकड़ लिया, जो है जिसका काम था 10-15 साल से पाकिस्तान के बारे में गलत डाटा प्रोवाइड करना यूरोपियन पॉलिसी मेकर्स को, वगैरह वगैरह वगैरह। तो आपको कितने अरसे बाद ये बात चल रही है? खैर से 15 साल बाद, ठीक। तो एकदम तो पता नहीं चल सकता। तो इस वक्त हमने यही देखना है कि पॉलिसी चेंजेस क्या एक्सपेक्टेड हैं, ग्लोबल गवर्नेंस का क्या करना है। इट इज गोइंग टू बी ए बिग चैलेंज। अब इसमें मैं आपको इनिशियली जो बात बता सकता हूं एज ऑफ माई सेल्फ, वो ये है कि WHO के IHR का मतलब होता है इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस। ये 2005 में रिवाइज हुए थे, अब वो दोबारा रिवाइज होंगे। क्यों रिवाइज होंगे? ड्यू टू दिस वेव ऑफ कोविड-19। ठीक है जी। एक बात बता दी कि वर्ल्ड ऑर्डर में सबसे बड़ा जो एक चेंज आएगा वो ये कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन जो हैं वो 2005 के वाले रिवाइज होंगे। लेकिन इस पे खड्डा बहुत होगा यूएस और चाइना का। चाइना चाहेगा कि जो उनकी फाइंडिंग है, जो उनकी ऑब्जर्वेशंस हैं, वो कंसीडर की जाए। यूएस चाहेगा उनकी की जाए। तो इट डिपेंड्स ऑन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन कि वो क्या करते हैं, विन विन सिचुएशन क्या निकाल। अब इसके बाद क्या है? इसके बाद ये एक और चेंज है कि ई लर्निंग और ऑनलाइन
learning, availability of internet as a fundamental राइट, ये सामने आ जाएगी। अब ये जो हेल्थ सिक्योरिटी हम कहते हैं ना, ये जो टर्म है हेल्थ सिक्योरिटी, हेल्थ सिक्योरिटी जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी है ना उसमें नहीं आता। हेल्थ सिक्योरिटी आता है नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस। ठीक है जी। अब नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस या नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के ऊपर आने वाले सालों में इन्वेस्टमेंट, बजट इन्वेस्टमेंट्स बढ़ जाएंगी कम से कम डेवलप्ड वर्ल्ड में। क्यों? वो इसलिए बढ़ जाएंगी कि ताज़ा ताज़ा मामला है पेंडेमिक का, हर स्टेट चाहेगी कि जो इतना नुकसान हुआ है उस नुकसान से बचने के लिए, और जो इसका साइकोलॉजिकल एक प्रेशर डेवलप हुआ है लॉकडाउन का, अच्छा क्वारंटाइन का, अच्छा फिर जी बाहर नहीं निकलना और सोशल डिस्टेंसिंग का, इस साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट को डिफ्यूज करने के लिए ज्यादा इन्वेस्टमेंट, ज्यादा फंड्स एलोकेशन चाहिए होंगे नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस को। अच्छा मैं एक बात बता दूं आपको, एबोला भी एक वायरस था, उसको कर्टेल किया गया अफ्रीका में। एड्स बजाते खुद 1980 में मर्ज होके आया वायरस है, लेकिन अभी तक उसका कोई इलाज नहीं सामने आ पाया। और इसी तरह से बहुत सारी और भी कैंसर की बीमारियां हैं जिनका इलाज नहीं है। तो एक क्वेश्चन जनरेट होता है, क्वेश्चन ये जनरेट होता है कि ये जो डेवलप्ड वर्ल्ड है, ये जो पूरी दुनिया को डिक्टेट कर रहे होते हैं, इन्होंने अपने रिसर्च फंड्स, अपनी रिसर्च फैसिलिटीज, अपना रिसर्च का ह्यूमन रिसोर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर और अपनी फंड्स एलोकेशन इंसानी जान को मारने वाले हथियार बनाने पे तो लगाई, लेकिन इंसानी जान बचाने वाली चीजों पे नहीं लगाई। सो दैट इज अ पर्टिनेंट क्वेश्चन। अब देखना ये है कि जो 2021 में जब ये जरा इसका जोर थोड़ा सा कम हो जाएगा और वैक्सीन की अवेलेबिलिटी भी हो जाएगी, तो फिर वर्ल्ड लेवल पर पॉलिसी मेकिंग में क्या चेंजेस आते हैं रिगार्डिंग सेविंग ह्यूमन लाइफ, उसमें कितनी फंड इन्वेस्टमेंट करनी है, और ये जो डेवलप्ड वर्ल्ड की स्टेट्स हैं ये अपने बजट्स के अंदर कितनी एलोकेशंस करते रहेंगे और कब तक करते रहेंगे। अब बहुत सारे एनालिस्टों का कहना है कि जनाब जो ट्रेडिशनल स्टाइल है पावर पॉलिटिक्स का, पॉलिटिकल कंपटीशन का, वो तो कोरोना ने कम नहीं किया, वो तो और बढ़ा है। यूएस चाइना रिवलरी तो और ज्यादा इंटेंसिफाइड हुई है, तो ये आगे जाके भी इंटेंसिफाई होगी। यस, पॉलिटिक्स इज व्हाट एवरीवन डज, बट माय पॉलिटिक्स एंड योर पॉलिटिक्स डज नॉट मैटर। किन की पॉलिटिक्स मैटर करती है? जो वर्ल्ड लीडर्स होते हैं, जिन जो स्टेट लीडर्स होते हैं और जिनके पास पावर होती है। तो पॉलिटिक्स मीन्स एनी एक्टिविटी टू अचीव देयर गोल्स, दैट इज कॉल्ड पॉलिटिक्स। इसमें अच्छा और बुरा कुछ नहीं होता, आपको इंटरेस्ट अचीव करना होता है। अच्छा फिर इसमें मजीद आगे हम चलें तो कोविड-19 की वजह से तो वर्ल्ड ऑर्डर पे जो चेंज आएगा थोड़ा बहुत हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन कहा, जैसे कि मैंने नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में, हेल्थ सिक्योरिटी में बजट्स एलोकेशन और पॉलिसीज बनाने का कहा, जैसे कि मैंने ये कहा कि वर्ल्ड ऑर्डर बजाते खुद किस शक्ल में उभर के सामने आता है, मल्टीपोलर और बायपोलर पावर सेंटर कौन से नए सामने आते हैं, तो फिर ही न्यू पॉलिसीज भी आएंगी। लेकिन इसमें एक बात और है कि ये जो 20th सेंचुरी 1900 से शुरू हुई, इस 20th सेंचुरी के अंदर जो है अपना इस 20th सेंचुरी के अंदर जो है वर्ल्ड में और भी ऐसे इवेंट्स आए जिन्होंने वर्ल्ड ऑर्डर के ऊपर एक डीप इम्पैक्ट किया। मिसाल के तौर पे ट्रीटी ऑफ वर्सैल्स, ट्रीटी ऑफ वर्सैल्स 1919 में हुई, वर्ल्ड वॉर वन के बाद। हर वॉर का इख्तिताम नेगोशिएटिंग टेबल पे होता है। उसमें दो बड़े काम हुए जिसने वर्ल्ड ऑर्डर को इम्पैक्ट किया। क्या थे? एक, हिडन ट्रीटीज आज के बाद स्टेट्स के दरमियान नहीं हुई, उसके बाद नहीं हुई, जो भी स्टेट एक दूसरे से ट्रीटी करती थी, अलायंस करती थी, वो ओपन होता। और दूसरा चेंज क्या आया कि लीग ऑफ नेशंस बनी। पहली दफा कोई ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सामने आई जो कि अपना क्या कहते हैं वर्ल्ड पीस मेंटेन करना उसका काम था।
और इसके साथ साथ उसका काम ये था कि वो जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर को रोके। अच्छा, फिर इसके बाद जो इम्पोर्टेंट इवेंट आता है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का बजाते खुद आ जाता है इवेंट, और उससे हमें रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर मिला। अच्छा, इसके बाद फिर हमारे पास यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेट होना और वर्ल्ड का यूनिपोलर होना, ये भी एक बहुत बड़ा इवेंट था कि जिसने वर्ल्ड को बहुत हद तक इम्पैक्ट किया। अब आखिरी चीज, जब भी कोविड 19 और वर्ल्ड ऑर्डर की डिबेट आएगी, एक टर्मिनोलॉजी और बहुत ज्यादा आएगी, और उसका नाम है ग्लोबलाइजेशन। ठीक है जी। अब ग्लोबलाइजेशन के बारे में दो राय पाई जाती हैं इससे रिलेटेड कि जी ग्लोबलाइजेशन स्ट्रेंथन हुई है इस कोविड 19 से, या वीक हुई है। ठीक है जी। तो दोनों काम हुए हैं। पहले हम वीक को देख लेते हैं। वीक इस तरह से कि जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो फिर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस का, इवन कुछ इन्फ्लुएंशियल इंडिविजुअल जैसे बिल गेट्स, राइट, इनके काम बढ़ जाते हैं और स्टेट्स का रोल ग्लोबलाइजेशन की वजह से, आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की वजह से जो है डिमिनिश हो रहा था स्टेट का रोल। लेकिन इस एज ऑफ पेंडेमिक जो है उसने जो है अपना क्या कहते हैं शो किया है क्या कि स्टेट रीइमर्ज होकर सामने आई है। यानी यूरोजोन जहां पे शेंजन वीजा से आप जाते हैं वहां बॉर्डर्स क्लोज नहीं होते थे, फ्री एंट्री आना जाना था, उन्हें बॉर्डर क्लोज करने पड़े बिकॉज ऑफ पेंडेमिक। तो डिबेट चल निकली कि जनाब ग्लोबलाइजेशन वीक होगी स्टेट ने। अब आप फोन कॉल करते हैं किसी को तो आपको वो जो टेप सुनाई देती है कि कोरोना वायरस से रिलेटेड ये एहतियातें करनी चाहिए, एसओपीज वगैरह, ये किसका रोल है? ये स्टेट का रोल है, प्राइवेट कंपनीज को थोड़ी करेंगी। ऑब्वियसली स्टेट का रोल रीइमर्ज होकर सामने आया है। अच्छा, ग्लोबलाइजेशन स्ट्रेंथन कैसे हुई है? स्ट्रेंथन ऐसे हुई है कि अपना क्या कहते हैं ऑनलाइन लर्निंग का कॉन्सेप्ट बढ़ गया है स्पेसिफिकली इन पाकिस्तान में। मैं और आप इस वक्त जो इस लेक्चर में एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं वो किस वजह से? आईसीटी की वजह से। आईसीटी क्या है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसको आप कह लें इंटरनेट या इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ना हो तो हम जूम से कोई फायदा नहीं ले सकते। तो यही वजह है कि ग्लोबलाइजेशन का तो पूरा कॉन्सेप्ट ही आईसीटी पे बेस्ड है। जब हम कहते हैं कि इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड है, वर्चुअल वर्ल्ड है, डिस्टेंसेस शॉर्ट हो गए हैं, और तो ये सब चीजें हम कहते हैं आईसीटी की वजह से। तो ग्लोबलाइजेशन को तो ज्यादा स्ट्रेंथ मिली है। तो लिहाजा ग्लोबलाइजेशन के ऊपर इम्पैक्ट जरूर आया है कोविड 19 का, बट हम ये स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं दे सकते कि ग्लोबलाइजेशन फारिग हो गई है या ग्लोबलाइजेशन मजीद जो है अपना क्या कहते हैं उसने स्टेट को डोमिनेट कर दिया है या ओवरशैडो कर दिया है। तो जनाब दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। 0300121234 नंबर है। नेक्स्ट थर्सडे से क्लासेस शुरू हो जाएंगी। आप लोग इसके लिए राब्ता कर सकते हैं। कल एक और डेमो लेक्चर के साथ आपके पास में हाजिर हो जाऊंगा। अभी आपसे इजाजत चाहेंगे, और क्वेश्चन के लिए कुछ लोगों ने हाथ रेज किए हैं। सर वो कह रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो है ये पेंडेमिक ज्यादा फैला है। अच्छा, ग्लोबलाइजेशन की वजह से पेंडेमिक कैसे फैला? मतलब मुझे ये बात समझ हाई इंटरेक्शन सर, पीपल टू क्या पीपल चीज? इंटरेक्शन बहुत ज्यादा हुई सर। और जहाँ वुहान में ये शुरू में डायग्नोज हुआ उसके बाद फैला भी इसी ग्लोबलाइजेशन की वजह से कि भाई लोग आपस में एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा इंटरकनेक्टेड थे। अच्छा, मेरी एक बात सुने आप लोग, ठीक है? ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि टूरिज्म की और अपना क्या कहते हैं जो है इंटरनेशनल एविएशन की जो इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा मुतासर हुई है, क्योंकि बॉर्डर्स क्लोज हुए हैं, फ्लाइट्स बैन रही, लॉकडाउन रहे, तो फिर लोग घूमने फिरने नहीं निकले, बाहर वाले भी और जो वहाँ के डोमेस्टिक सिटीजन थे वो भी। लेकिन अगर हम ये कहें कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से ये पेंडेमिक फैला है तो ये ठीक नहीं है। मिसाल के तौर पे, क्या आप जाती तौर पे अपने से सवाल करें, आप रुकना चाहते हैं घर में? आप अपने आप को किसी और से मिलना, किसी और शहर जाना या अपनी किसी और एक्टिविटी से रोकना चाहते हैं? कोई भी नहीं रोकना चाहता, राइट? ठीक है। तो वायरस से ग्लोबलाइजेशन का ऐसा ताल्लुक ठीक नहीं है, ये वाला जो आप बता रहे हैं।
जी अच्छा जी, और कोई? सर इसका फीस क्राइटेरिया क्या है? क्या चीज? सर आप जो फीस करवाएंगे चार्ज ना, इसकी फीस चार्जेस क्या है सर, आप जो करवाएंगे? तो बेटा नंबर आपको इसीलिए दिया है कि उससे पूछ लेना, एक मैसेज पे आपको क्या हो जाएगा वो, राइट? ठीक है ना? सर नंबर सेंड करना। सर मैंने क्लास अभी ज्वाइन किया ना, मैंने पहले की थी उसके बाद लेफ्ट कर दी थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, दैट्स वाई। आप नंबर ऐसा करें सेंड करें। नंबर अभी आपको उसमें चैट बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है? हाँ जी, कोई और? ओके। जी जैन साहब बोले लोअर हैंड, और मैंने अनम्यूट भी किया हुआ सर है। मेरा क्वेश्चन है आपसे। जी बोले बोले। सर जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर जी मैंने आज पहले दिन आपकी क्लास ज्वाइन की है, एसआई का टेस्ट देना है सब इंस्पेक्टर का। बेटे सब इंस्पेक्टर के टॉपिक के लिए ये टॉपिक नहीं है, ये है सीएसएस के एग्जाम के लिए, वो भी जो 2021 में देने जा रहे हैं, ठीक है? चिल करें। जी तो सर एसआई आपकी तैयारी करवाए हैं एसआई के लिए कि नहीं? वो हम करवा रहे हैं, उस पे हमारे ऐड लगते रहते हैं, वो वन पेपर एग्जाम की तैयारी होती है। इसी नंबर पे आप उसका भी कांटेक्ट कर सकते अस्सलाम वालेकुम सर। हैं। वालेकुम सलाम। सर ये पेपर अटेम्प्ट करते हुए हम ये मल्टीपोलर ऑर्डर की अप्रोच रखेंगे या बायपोलर और यूनिपोलर पे जाएंगे? बाय पे या मल्टी पे, इन दोनों में से बता दें। आपके पास जो मटेरियल आपने पढ़ा हुआ होगा, जो आपके पास आर्गुमेंट्स दलाइल होंगे, आप उसी की अप्रोच की तरफ से जाएंगे। आप कोई बाउंड नहीं है कि आपने मल्टीपोलर को सपोर्ट करना है या बायपोलर को करना है, बट जो भी बात आपने कहनी है उसकी फेवर में आपको आर्गुमेंट्स देने पड़ेंगे, दैट्स। बट सर राइट नाउ अगर आप ये कह रहे हैं कि रशिया, चाइना एंड यूएसए तीनों इमर्ज हो रही हैं, तो हम इसको अगर जस्टिफाई, अगर इसके पास मेरे पास मटेरियल भी है, तो मैं फिर इसी अप्रोच पे जाऊंगी, मल्टीपोलर पे। जी बिल्कुल इसी पे जाए, आप कोई मसला नहीं। ओके सर, थैंक यू। सर ये ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा सुटेबल नहीं होगा? ट्रांजिशन स्टेज है, लेकिन मुमकिन जो आएगा वो मल्टीपोलर, उसका एक मंजरनामा नजर आ रहा है, ये हम कह रहे हैं। थैंक यू सर। जी एनीवन एल्स? चले जी ठीक है, फिर इजाजत चाहते हैं अभी आप लोगों से, राइट? अपना ख्याल रखें, और जो इंटरेस्ट में होंगे वो नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। खुदा हाफिज।